Hello cutie patooties, welcome back to the channel, and in today's lecture we are going to do approaches to IR. Finally we are starting IR section of PSIR. अंतरराष्ट्रीय संबंधों को start करते हैं, and in this section approaches to IR there is realist theory, idealist theory, Marxist theory, game theory, functionist theory. You can look at the sub themes I have mentioned to रोक लो इस वीडियो को एंड देख लो. ये जो सब थीम्स हैं लाइक मार्क्सिस्ट में इकोनॉमिकल रिडक्शनिज्म, डिपेंडेंसी थ्योरी, लॉस्ट रेलेवेंस इन पोस्ट कोल्ड वॉर एरा, ये अभी पीवाईक्यू से बेस्ड हैं, बट इन द लेक्चर्स वील कवर मोर देन दिस. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले हम पढ़ेंगे लिबरलिज्म और आइडियलिज्म को. तो अगर आपको लिबरलिज्म के बारे में नहीं पता है तो पहले पॉलिटिकल थ्योरी के जाके लिबरलिज्म के बारे में थोड़ा पढ़ लीजिए, बिकॉज आई डोंट थिंक सो इट वुड मेक अ लॉट ऑफ सेंस टू जस्ट स्टार्ट आईआर, बट सिंस आई हैव ऑलरेडी डन माय पीएसआईआर तो मैं इस चैनल पे तो मुझे जो मन करेगा मैं वो करूंगी. सो सबसे पहले लिबरलिज्म को यूथोपियनिज्म भी कहा जाता है. यूथोपियनिज्म वैसे तो ई एच कार ने कहा था कि ये यूथोपिया की तरह है. इनका एम रहता है कि इंटरनेशनल सिस्टम को आपको स्ट्रेंथन करना है. कैसे स्ट्रेंथन करना है? आपको इंटरनेशनल लॉ को एम्ब्रेस करना है, कॉस्मोपॉलिटिकल एथिक्स को एम्ब्रेस करना है. इनका मेन वैल्यू क्या है? ये कहते हैं कि मोरल वैल्यूज और आइडियाज जो है ना वो स्टेट के इंटरेस्ट से और पावर पॉलिटिक्स से भी ऊपर आता है. ओके, सो बेसिकली दे आर सेइंग कि आपकी जो मोरल वैल्यूज हैं, आइडियाज है, दे आर अबव नेशनल इंटरेस्ट एंड पावर पॉलिटिक्स. ये जो है लिबरल थ्योरी, ये वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद बहुत डोमिनेटिंग हो गई थी. अब देखो एक और चीज आती है इवैल्यूएशन ऑफ आईआर. ये तुमको फिर से अगर खुद पढ़ना है तो पढ़ लो, मैं तो शायद कभी वीडियो बना दूं अगर कभी मन करा तो. सो इन दैट यू विल नो कि वर्ल्ड वॉर वन के पहले इतना खास कुछ आईआर था ही नहीं, है ना. वेस्टफेलियन वर्ल्ड ऑर्डर चल रहा था तो इतना कुछ खास नहीं था. तो कीप दैट इन माइंड के वर्ल्ड वॉर वन के बाद ही आपका ये जो डिसिप्लिन है इट इज स्टार्टिंग. तो वर्ल्ड वॉर वन के बाद आपका लिबरलिज्म या फिर आइडियलिज्म बहुत फेमस हुआ, और उसको प्रोपाउंड करने वाले थे वुड्रो विल्सन. ये जो थे ये अमेरिका के राष्ट्रपति थे. इन इन्होंने अपनी एक 14 पॉइंट स्पीच दी थी अमेरिका के पार्लियामेंट में, नए सेनेट में, 1980s में, कांग्रेस में कि सेनेट में, आई डोंट रिमेम्बर, 1918 में. तो इनने क्या एडवोकेट किया था? इनने कहा था कि आपके वर्ल्ड में ओपन डिप्लोमेसी होनी चाहिए, नेविगेशन फ्री होना चाहिए. नेविगेशन फ्री होना चाहिए आज भी ये सेंट्रल आइडिया है यूएस की फॉरेन पॉलिसी के लिए. सो लाइक कीप दैट इन माइंड. आपके जो आर्ममेंट्स हैं वो कम होने चाहिए, हथियार कम होने चाहिए, नेशनल सेल्फ डिटर्मिनेशन होना चाहिए, कलेक्टिव सिक्योरिटी होना चाहिए. कलेक्टिव सिक्योरिटी सेंट्रल टू लिबरल अप्रोच टू आईआर, सो कीप दैट आल्सो इन माइंड. एंड क्रिएशन ऑफ लीग ऑफ नेशंस. अब ये लीग ऑफ नेशन क्या था ये मैं अभी नहीं बताऊंगी, मैं अगर कभी मन करा तो बताऊंगी. यू कैन सर्च इट, है ना. इट फेल्ड, बेसिकली इट फेल्ड मिजरेबली. देन वुड्रो विल्सन जो थे, अकॉर्डिंग टू हिम, जो आपकी डेमोक्रेसी है और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, ये आपको आपके वर्ल्ड को पीसफुल बना सकते हैं, है ना. इट कैन लीड टू पीसफुल कोऑपरेशन इन द वर्ल्ड. सो दिस वाज द सेंट्रल आइडिया गिवन बाय वुड्रो विल्सन. तो अब क्लासिक अब यहाँ पे आ जाता है कि क्राइसिस क्या आ गया था लिबरलिज्म में. अब ये जो इंटर वॉर पीरियड था बिटवीन वर्ल्ड वॉर वन एंड वर्ल्ड वॉर टू, इसको कहते हैं आपका इंटर वॉर पीरियड. यहाँ पे क्या हुआ? पहली बात तो लीग ऑफ नेशन ही फेल हो गई. अब उसके कारण क्या थे वो कारण भी आप खुद पढ़ सकते हैं, मैं नहीं पढ़ा रही. राइज ऑफ फासिज्म और नाजिज्म का राइज हो गया था आपका इटली में, जर्मनी में, जापान में. यहाँ पे बहुत सारा फासिज्म बढ़ रहा था, नाजिज्म बढ़ रहा था. देन जापानीज इन्वेजन हो गया था मंचूरिया का 1931 में. इटालियन लोगों ने इथोपिया को कर लिया था इन्वेड, एंड वर्ल्ड वॉर टू का आउटब्रेक था. तो ये सारी चीजें बता रही थी कि भाई आपका जो लीग ऑफ नेशन है वो आपका फेल हो गया है ना. तो इसके साथ ही जो लिबरल आइडिया था वो भी क्रैश डाउन कर गया. इसकी वजह से आपका रियलिज्म ने जन्म लिया. तो रियलिज्म क्या है ये आगे वाले लेक्चर्स में वील सी. और यहाँ पे ई एच कार जो है वो अपना क्रिटिक लाए थे लिबरल आइडियाज का इन हिज वर्क द 20 ईयर क्राइसिस. ये 20 ईयर जो है ये इंटर वॉर पीरियड के ही बारे में बात कर रहे हैं. अब देख लेते हैं कि आपका जो लिबरलिज्म है उसका फिलोसफिकल बेसिस क्या है, बिकॉज अ लॉट ऑफ टाइम यूपीएससी डज आस्क कि एक जो आपकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है उसका क्या फिलोसफिकल, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी नहीं, एक कोई अप्रोच है आईआर की, तो उसका क्या फिलोसफिकल बेसिस आता है. तो पहली बात तो जॉन लॉक है भाई. जहां पे भी लिबरलिज्म आ रहा है चिपका दो जॉन लॉक को, जस्ट डू इट.
इन्होंने ह्यूमन रैशनैलिटी के बारे में बात करी थी। उनके हिसाब से जो ह्यूमंस हैं वो पीसफुली कोएग्जिस्ट कर सकते हैं। तो आपके जो रियलिस्ट हैं वो कहते हैं कि यार देखो पीसफुल कोएग्जिस्टेंस हो ही नहीं सकता है, एनार्की है। यहाँ पे जॉन लॉक का कहना था कि देखो रैशनलिज्म है, रैशनल है हम लोग, तो हम लोग पीसफुली एग्जिस्ट कर सकते हैं। देन देयर वाज एडम स्मिथ हु टॉक्ड अबाउट फ्री मार्केट, फ्री ट्रेड, है ना। उनके अनुसार अगर फ्री मार्केट रहेगा, फ्री ट्रेड रहेगा, तो म्यूचुअल प्रॉस्पेरिटी होगी, सबका सब धनी होंगे, सब अच्छे होंगे, सब कुछ अच्छा होने लगेगा, पीस हो जाएगा, ब्ला ब्ला ब्ला, ऑल ऑफ दोज थिंग्स दैट आर नॉर्मल लिबरल विल टेल यू। सो दैट वाज एडम स्मिथ। इमैनुअल कांट जो थे, इन्होंने सबसे बड़ा अगर आप कहेंगे योगदान दिया है लिबरल इंटरनेशनलिज्म में, मतलब इंटरनेशनल कर दिया है लिबरल आइडियाज को। उनके हिसाब से अगर आप चाहते हैं कि पीस बना रहे, है ना, लास्टिंग पीस बना रहे, तो आपके पास होनी चाहिए रिपब्लिकन कॉन्स्टिट्यूशन, डेमोक्रेसी इन अ सेंस, डेमोक्रेसी होना चाहिए, फ्री कॉमर्स होना चाहिए, व्यापार अच्छा होना चाहिए, फ्री होना चाहिए, एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए। अब यही चीज ने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, फ्री कॉमर्स इन द लीग ऑफ नेशन को इंस्पायर किया, लिमिट आपके डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी को इंस्पायर किया, ऑल ऑफ दीज थिंग्स। ओके। और एक और जनाब है रिचर्ड कॉब्डेन, जिनका कहना था कि पॉलिटिशियंस आउट, के भाई जितना पॉलिटिशियंस को आप बाहर रख सकते हैं उतना रख लीजिए। अब देख लेते हैं कि आपकी लिबरलिज्म की कोर अजम्पशन क्या है। ये भी आपका पीवाईक्यू में आ चुका है, दैट्स व्हाई आई एम कवरिंग दिस। पहली बात तो उनका पॉजिटिव व्यू है ह्यूमन नेचर को लेके। वो कहते हैं कि आपके जो ह्यूमंस हैं वो रैशनल हैं, वो लर्निंग के वो केपेबल हैं टू लर्न हाउ टू कोऑपरेट, वो कोऑपरेट कर सकते हैं। दूसरी बात है, रियलिस्ट कहते हैं कि आपका सिर्फ एक एक्टर है आईआर में, दैट इज स्टेट। बट लिबरल्स कहते हैं कि नहीं भाई साहब, बहुत सारे एक्टर्स हैं, लाइक यूएन, डब्ल्यूटीओ, आईएमएफ, एनजीओ, एमएनसी, सिविल सोसाइटी, ऑल ऑफ दीज। सो उनका मिक्स्ड एक्टर मॉडल है, देयर आर अ लॉट ऑफ एक्टर्स एंड दे आर प्लेइंग देयर रोल्स। देन स्टेट्स जो हैं अकॉर्डिंग टू लिबरल थ्योरी वो न्यूट्रल होते हैं और अंपायर की तरह काम करते हैं। ओके। ये अपने आप जो बैलेंस करते हैं अपने इंटरेस्ट को। ओके। एंड दे रियलिस्ट जो है उनके हिसाब से स्टेट्स जो रहते हैं वो पावर मैक्सिमाइजर रहते हैं बेसिकली, और लिबरल्स के हिसाब से दे एक्ट लाइक अंपायर्स, दे आर न्यूट्रल रेफरीज। यहाँ पे फिर आती है कम कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस की भी बात, जो रॉबर्ट कोहेन और जेसिक ने इन्हें बात करी थी। अब ये वाला भी अपन एक्सप्लोर कर लेंगे इस आइडिया को, दिस इज समथिंग आई एम गोइंग टू एक्सप्लोर इन दिस वीडियो ओनली। देन लिबरल्स जो है ना वो कहते हैं कि भाई देखो एनार्की तो है, वी डू अंडरस्टैंड के आईआर में एनार्की, एनार्की मतलब किसी का राज ना होना बेसिकली। दे डू बिलीव कि कोई एक बड़ी अथॉरिटी नहीं है, बट अकॉर्डिंग टू लिबरल्स इस एनार्की के बावजूद the states, the people can cooperate. How can they cooperate? Through institutions. Institutions जो हैं ये आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, ये मॉनिटर करते हैं कि भाई आपके जो लॉज हैं उसको कंप्लायंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट को कम करते हैं, इट बिल्ड्स ट्रस्ट एंड इट आल्सो रिजॉल्व डिस्प्यूट्स पीसफुली, है ना। एंड लिबरल्स आल्सो बिलीव इन डेमोक्रेटिक पीस थीसिस। बेसिकली इनका कहना है कि यार जिस जिस स्टेट में डेमोक्रेसी है ना, दे रियली गो टू वॉर। सो दिस इज हाउ। अब देख लेते हैं कि लिबरल्स के हिसाब से पावर क्या है, पावर कैसी है। तो इनके अनुसार जो आपकी पावर है, इट इज ब्रॉडर देन मिलिट्री स्ट्रेंथ, इट्स नॉट जस्ट मिलिट्री स्ट्रेंथ। यहाँ पे तीन आइडियाज आएंगे। एक होती है हार्ड पावर। हार्ड पावर है कि आपकी मिलिट्री पावर है, ऑल ऑफ दोज थिंग्स। सॉफ्ट पावर आती है, जो इसका आइडिया दिया है जोसेफ नेई ने, जो अकॉर्डिंग टू जोसेफ नेई अगर आप अपने इच्छाओं के अनुसार किसी से काम करवा सकें, कि आपकी जो इच्छा है वही सामने वाले की इच्छा है, दैट इज सॉफ्ट पावर। इसका सोर्सेज होता है कल्चर, पॉलिटिकल वैल्यूज, फॉरेन पॉलिसी, लेजिटिमेसी। फिर एक होती है स्मार्ट पावर, है ना। ये भी जो आपका कॉन्सेप्ट है, ये जोसेफ ने दिया है, इसके हिसाब से हार्ड पावर और सॉफ्ट पावर को आप जब मिला दोगे तो आपका बनता है स्मार्ट पावर। देन व्हाट इज सॉवरेनिटी अकॉर्डिंग टू द लिबरल अप्रोच टू आईआर। अकॉर्डिंग टू लिबरल्स जो आपकी सॉवरेनिटी है ना, वो स्टेट सॉवरेनिटी को लूज नहीं कर रहे हैं। जब वो ऐसे कलेक्शन में आ रहे हैं या फिर एक ग्रुप बना रहे हैं, दे पूल देयर सॉवरेनिटी, सब आएंगे अपनी पूल करेंगे सॉवरेनिटी। Why would they pool their sovereignty to solve common problems? Example है EU, WTO, Paris Climate Agreements, all of these things. अब देख लेते हैं पीस और सिक्योरिटी पे क्या
कहते हैं लिबरल अप्रोच वाले। देखो, लिबरल्स जो है वो ये तो मान रहे हैं कि जो स्टेट है ना वो सेल्फ इंटरेस्टेड है। ये तो है कि भाई हर स्टेट का खुद का सेल्फ इंटरेस्ट रहता है, उसकी प्रायोरिटी। पर वो आर्ग्यू करते हैं कि ये जो इंटरेस्ट है ना ये कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, किस चीज को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, दूसरे स्टेट्स के इंटरेस्ट को भी, है ना। तो आपका कहना है कि दूसरे स्टेट और एक दूसरे के स्टेट्स को दे आर कॉम्प्लीमेंटिंग द इंटरेस्ट ऑफ ईच स्टेट इज कॉम्प्लीमेंटिंग द इंटरेस्ट ऑफ अदर स्टेट। इसकी वजह से जो कॉन्फ्लिक्ट है वो अवॉइडेबल हो सकती है अगर आप सिर्फ कोऑपरेट कर लो। सो बेसिकली ये है ना। इसके 3 पिलर्स दिए हैं उनने। एक तो होता है कमर्शियल पीस, मतलब आपकी इंटरडिपेंडेंस है, फ्री ट्रेड करोगे यार। अब तुमने चाइना ने इंडिया पे कर दिया तो चाइना का मार्केट भी खराब हो रहा है, क्योंकि चाइना का मार्केट इंडिया में है, इंडिया ने पाकिस्तान में कर दिया। खैर पाकिस्तान के साथ तो ट्रेड नहीं है, बट यू गेट द आइडिया कि अगर आपका फ्री ट्रेड है तो एक वेब बन जाएगा इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस का, जिसके कारण ये डेटरेंस की तरह काम करने का। डेटरेंस मतलब हम डरते हैं आपको मानने से, क्योंकि आपके यहाँ हमारा मार्केट है, आपके यहाँ हमारी सप्लाई चेन है, आपके हमारी फैक्ट्रीज हैं, बेसिकली दैट कॉन्सेप्ट। रिपब्लिकन पीस होता है कि डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी आ जाएगी इसमें, जो कि माइकल डोवेल ने दी है, या फिर माइकल जो भी हैं। तो इनके हिसाब से जो डेमोक्रेसीज है ना दे डोंट फाइट विद ईच अदर। अब क्यों नहीं फाइट करती? अगर देखो तुम लड़ने चले गए तो तुम्हारे कंट्री में आ जाएंगी प्रॉब्लम, इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाएगी, एम्प्लॉयमेंट क्राइसिस आ जाएगी, फलाने फलाने बहुत 15 तरीके की चीजें रहेंगी। तो आपका अगर डेमोक्रेटिक स्टेट है तो वो जिस भी व्यक्ति ने स्टार्ट करी, जिस भी लीडर ने, उसको 5 साल बाद, 6 साल बाद, या फिर जो भी टेन्योर है उसके पास आपको जाना पड़ेगा अपनी पब्लिक के पास कि लुक आई डिड दिस, एंड द पब्लिक वुड बी लाइक नो यू कांट, तुमने ये गलत काम किया था तो हम तुमको हटा देते हैं। तो यहाँ पे जो लीडर्स है ना वो डरते हैं, लीडर्स ज्यादा रैशनल डिसीजंस लेते हैं अकॉर्डिंग टू लिबरल्स। इसलिए ये कहते हैं कि जो जहां जहां पे डेमोक्रेसी है इट क्रिएट्स जोन्स ऑफ पीस, है ना। अब यहाँ पे एक क्रिटिसिज्म भी आ जाता है कि डेमोक्रेसी भले खुद फाइट ना कर रही हैं अपने आप में, बट वो नॉन डेमोक्रेसी से फाइट कर रही है, प्रॉक्सी वॉर लड़ रही है ना। ये इंटरवेंशन करती है। सबसे बड़ा तो इसका एग्जांपल यूएस ही है, हर जगह इंटरवेंशन कर रहा है। इसका एग्जांपल है वियतनाम, जहाँ पे यूएस ने इंटरवीन किया, इराक जहाँ पे यूएस ने इंटरवीन किया, लीबिया जहाँ पे यूएस प्लस यूरोपियन कंट्रीज ने इंटरवीन किया। सो यहाँ पे ये क्रिटिसिज्म आ जाता है। और फिर एक और आता है इंस्टीट्यूशनल पीस, जिसको लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म भी कहा जा सकता है, जो कि रॉबर्ट कोहीन ने दिया है, जिनके हिसाब से इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट बनाओ। ये जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है ये क्या करेंगे, ये कोऑपरेशन फैसिलिटेट करेंगे, है ना। ये कैसे फैसिलिटेट करेंगे कि यहाँ से ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, मॉनिटरिंग बढ़ेगी, कंप्लायंस बढ़ेगी, अनसर्टेनिटी कम हो जाएगी। तो ये है आपका इंस्टीट्यूशनलिज्म, लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म। अब आ जाता है कलेक्टिव सिक्योरिटी। कलेक्टिव सिक्योरिटी क्या है? कलेक्टिव सिक्योरिटी पहली बात तो कॉर्नरस्टोन है लिबरल अप्रोच का। इसका जो मोटो है इट इज ऑल फॉर वन एंड वन फॉर ऑल, कि भाई अगर हम लोग साथ में एक ग्रुप बना रहे हैं तो अगर कोई हमारे अगेंस्ट जाता है तो हम सब उस पर चढ़ जाएंगे, और किसी के अगेंस्ट अगर एक भी व्यक्ति के अगेंस्ट कोई जाता है तो भी हम सब उस पर चढ़ जाएंगे। बेसिकली दैट इज दी होल मोटो। ये क्या, इसका एम क्या है? इसका एम है पहली बात तो प्रिवेंटिव डिटेंशन, डिटेंशन ही प्रिवेंटिव डेटरेंस, सॉरी आई वाज डूइंग पॉलिटी, सो प्रिवेंटिव डेटरेंस, है ना, कि भाई आप प्रिवेंट ही कर सको उन चीजों को, है ना, लड़ाई को एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स। क्योंकि अगर एक ग्रुप है और कोई कंट्री है वो आपको असॉल्ट करना चाह रही है दूसरे नेशन को, दैट कंट्री वुड बी अफ्रेड दैट लुक दे आर इन अ ग्रुप लाइक नाटो। आज के समय में रशिया बहुत सारी कंट्रीज जो नाटो में है वहां पे नहीं कर सकती है, बिकॉज रशिया इज अफ्रेड दैट यूएस माइट टेक एक्शन। तो दैट इज प्रिवेंटिव डेटरेंस। यूनिवर्सल पार्टिसिपेशन, कलेक्टिव सिक्योरिटी का कि भाई सब पार्ट बनो, एक का सब पार्ट बनेंगे तो आपका अगर कोई भी अगेंस्ट जा रहा है तो देयर वुड बी होल लॉट ऑफ कंट्रीज अगेंस्ट दैट वन कंट्री, एंड कॉमन एक्शन अगेंस्ट एग्रेसर। ये नहीं है कि भाई कुछ लोग अब एग्रेसर के साथ हैं, कुछ लोग जो है वो पीसफुल पार्टी के साथ हैं। एवरीवन शुड बी अगेंस्ट द एग्रेसर, है ना। और ये जो कलेक्टिव आपका सिक्योरिटी है उसका एक प्राइम एग्जांपल है यूएन। इट इज द सेंट्रल एफर्ट इन दिस डायरेक्शन। एंड आपका जो कलेक्टिव सिक्योरिटी है वो जंगल है, आप कहते हैं ना जंगल राज है, पावर पॉलिटिक्स के जंगल को वो कन्वर्ट करना चाह रहा है रूल गवर्नड जूम है। ये लिख देना, ये आंसर के लिए बड़ा मस्त सा लगता है ना। अब लिबरल्स जो है ना वो फंक्शनलिज्म और न्यू फंक्शनलिज्म की तरफ भी कहते हैं कि स्टेट कोऑपरेट कर सकते हैं स्पेसिफिक टेक्निकल और इकोनॉमिक टास्क को, और यहाँ से होगा स्पिल ओवर, जो फिर से वी विल डिस्कस सून।
अब थोड़ा न्यू लिबरलिज्म के बारे में पढ़ लेते हैं कि यार न्यू लिबरलिज्म क्या है, न्यू लिबरलिज्म का अप्रोच क्या है आईआर की तरफ। देखो, वर्ल्ड वॉर टू के बाद क्या हुआ ना, आपका इंटरनेशनल ट्रेड बढ़ रहा था, मल्टीनेशनल कोऑपरेशन भी बढ़ रहा था, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी बढ़ रही थी, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रहा था और ग्लोबलाइजेशन भी बढ़ रहा था। ये सारी चीजें आपका वर्ल्ड वॉर टू के बाद हो रहा था। पर इसके साथ साथ और प्रॉब्लम भी जा रही थी वर्ल्ड में। तो यहाँ पे उस समय आए थे केनेथ वॉल्ट्ज, जो अपना न्यू रियलिज्म लाए थे, है ना, जो कि बहुत डोमिनेंट हो गया था। उनके हिसाब से एनार्की जो है वो इनएविटेबल है एंड इट पुशेस द स्टेट इनटू कॉम्पिटिशंस, है ना। तो इसके रिस्पॉन्स में आपका आ जाता है न्यू लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म। तो बेसिकली आपका वर्ल्ड वॉर टू के बाद केनेथ वॉल्ट्ज आए एंड वो अपना न्यू रियलिज्म लेके आए, रियलिज्म को फिर से जगाते हैं। एंड उसके रिस्पॉन्स में आपका न्यू लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म आया, जो कि रॉबर्ट कोहिन एंड जोसेफ नेई लेके आए, है ना। वो एक्सेप्ट करते हैं, ये दो जो व्यक्ति हैं इनका नाम याद कर लीजिएगा प्लीज, कि देखो स्ट्रक्चर जो है वो तो एनार्किक है ही, है ना, बट वो आर्ग्यू करते हैं कि इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो इस स्ट्रक्चर के नेगेटिव इफेक्ट्स को कम कर सकते हैं। तो न्यू लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म के अब थोड़े से कोर असम्पशंस देख लेते हैं। वो कहते हैं कि देखो एनार्की एग्जिस्ट करती है ना, बट स्टेट्स आर रैशनल एक्टर्स, दे थिंक अबाउट एब्सोल्यूट गेन, कि नेट नेट उनके लिए क्या अच्छा रहेगा, है ना, रिलेटिव गेन्स में नहीं जी रहे हैं, जो कि रियलिस्ट थ्योरी वाले कहते हैं। ये भी खुद सर्च कर लो क्या है रिलेटिव गेन्स और एब्सोल्यूट गेन, है ना। तो न्यू रियलिस्ट कहते हैं कि भाई ये जो स्टेट है, इट थिंक्स अबाउट यूटिलिटी मैक्सिमाइजर, इट इज अ यूटिलिटी मैक्सिमाइजर, और वो एब्सोल्यूट गेन में ही विश्वास रखते हैं, है ना। कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस है कि गवर्नमेंट्स हैं, एनजीओज हैं, बिजनेसेस हैं, इंडिविजुअल्स हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। यहाँ पे एक कोट कहता है कि अगर मान लो कोई दो कंट्रीज है जिसमें मैकडोनल्ड्स है, दे डोंट गो टू फाइट विथ ईच अदर। यही आ जाता है कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस का न्यूआंस। देन हायरार्की ऑफ इश्यूज नहीं है। रियलिज्म कहता है कि भाई देखो स्टेट सिक्योरिटी इज द टॉप मोस्ट हायरार्की, बट न्यू लिबरलिज्म कहते हैं देखो मिलिट्री सिक्योरिटी ये हमेशा आपकी स्टेट की प्रायोरिटी नहीं रहेंगी। समटाइम स्टेट प्रायोरिटाइज मोर अबाउट वेलफेयर, है ना। आज के समय में होता है कि स्टेट इज प्रायोरिटाइजिंग वेलफेयर एंड इकोनॉमिक वेलबींग एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स। एंड यहाँ पे ये भी कहते हैं कि मिलिट्री फोर्सेस का बहुत लिमिटेड रोल है। हाँ, तो रॉबर्ट कोहेन है, इनका एक वर्क है आफ्टर हेजेमनी जो 1984 में आया था। इनके हिसाब से जो इंस्टीट्यूशंस हैं दे विल मेक कोऑपरेशन पॉसिबल। हाउ डू दे मेक कोऑपरेशन पॉसिबल? बाय प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन, मॉनिटरिंग एग्रीमेंट्स, पनिशिंग द डिफेक्टर्स, अगर कोई डिफेक्ट कर रहा है तो उसको पनिश करा जा रहा है। यहाँ पे ट्रांजेक्शन कॉस्ट को कम करा जा सकता है, प्रिडिक्टेबिलिटी बढ़ाई जा सकती है एंड ट्रस्ट को बढ़ाया जा सकता है। ही एक्सेप्टेड कि ये जो आपके इंस्टीट्यूशंस है ना, ये भले एक हेजमन के अंदर है, हेजमन मतलब जो लाइक सबसे बड़ी पावर है, जो मेन पावर है उसके अंदर आए, बट जब आप एक इंस्टीट्यूशंस को बना लोगे, ये धीरे धीरे अनसर्टेनिटी को कम कर देंगे एंड लॉन्ग टर्म में बेनिफिट ही प्रोवाइड करेंगे, है ना। अब ये जो आपका लिबरल न्यू लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म है, इसके भी कुछ क्रिटिसिज्म है, वो देख लेते हैं। जो न्यू रियलिस्ट हैं केनेथ वॉल्ट्ज एंड जॉन मिल शाइमर, इनका कहना है कि जो इंस्टीट्यूट्स हैं ये कुछ नहीं है भाई, ये पावरफुल स्टेट्स के इंटरेस्ट को ही दिखाते हैं। जैसे यूएन में आज के समय में यूएस की चलती है ना। तो आप कुछ भी कर लो, आप कितने भी इंस्टीट्यूट बना लो, बट जो स्टेट का बिहेवियर है फंडामेंटली कि अपनी सिक्योरिटी को बढ़ाना है, अपने फायदे को बढ़ाना है, अपने इंटरेस्ट को बढ़ाना है, वो आप हटा नहीं सकते हो इवन इन द इंस्टीट्यूशन। देन कंस्ट्रक्टिविस्ट आ जाते हैं, जैसे कि एलेक्जेंडर वेंट या फिर जो भी इनका सरनेम है। सो अकॉर्डिंग टू हिम, आइडियाज, नॉर्म्स, आइडेंटिटी ये ज्यादा मैटर कर रहे हैं आज के समय में, नॉट जस्ट इंस्टीट्यूशंस। देन फिर मार्क्सिस्ट आ जाते हैं कि भाई जो आपका इंस्टीट्यूशंस हैं ये सिर्फ आपके कैपिटलिज्म को, वेस्टर्न डोमिनेंस को और ग्लोबल इनइक्वालिटी को ही प्रिजर्व कर रहे हैं, जो कि आप देख सकते हो। आपका जो यूएन है वो अगर बड़ी कंट्रीज जो ग्लोबल नॉर्थ है उसके कोई प्रॉब्लम्स हैं तो दे गिव मोर फोकस टू इट, एंड अगर ग्लोबल साउथ की प्रॉब्लम्स हैं दे आर ऑफन इग्नोर्ड, है ना। जैसे कि आईएमएफ है, आईएमएफ में ये चीज आप देखोगे। डब्ल्यूटीओ के जो आपके एग्रीकल्चर रूल्स है ना, उनको देखो। आईएमएफ की जो कंडीशंस है अगर आप उनको देखोगे तो वो कहीं ना कहीं कैपिटलिज्म को बढ़ा रहे हैं, वेस्टर्न डोमिनेंस को बढ़ा रहे हैं, है ना। पोस्ट कॉलोनियल जो स्कॉलर्स हैं वो कहते हैं कि ये जो सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स, यूएन, डब्ल्यूटीओ, आईएमएफ, ये सिर्फ डेवलप्ड कंट्रीज के प्रिविलेजेस को और बढ़ा रहे हैं
और ग्लोबल साउथ के लिए इनकी बहुत लिमिटेड पॉलिसीज हैं। यहाँ पे रियल वर्ल्ड लिमिटेशंस भी आ जाते हैं, जैसे इराक वॉर हुई, रशियन यूक्रेन वॉर हुई, साउथ चाइना सी में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, इसराइल पैलेस्टीन की कॉन्फ्लिक्ट चल रही है। तो ये दर्शा रहा है कि भाई देखो, आपने इंस्टीट्यूशंस बना लिए पर दे आर नॉट रियली वर्किंग एज सच, है ना। दे कैन नॉट ऑलवेज ओवररिड ग्रेट पावर पॉलिटिक्स। की पावर पॉलिटिक्स तो अभी भी है, इंस्टीट्यूशन की वजह से पावर पॉलिटिक्स तो कहीं नहीं जा रही है। देन फिर आपका आता है सोशियोलॉजिकल लिबरलिज्म, जिसको कंस्ट्रक्टिव अप्रोच भी कहते हैं। यहाँ पे ये लोग जो है ना, सोशियोलॉजिकल डिमेंशन को देखते हैं कि आपके आईआर की स्टडी में जो सोशियोलॉजिकल डिमेंशन है वो क्या है। उनके हिसाब से अकॉर्डिंग टू सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट, स्टेट, अलायंस, इंस्टीट्यूशन, ये जो सारी चीजें हैं कि कौन कैसा स्टेट है, वो स्टेट दोस्तियां कैसे कर रहा है, कैसे इंस्टीट्यूशन बना रहा है, दिस इज अ प्रोडक्ट ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शन, कि वहाँ के लोग कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, सोशल वैल्यूज कैसी हैं, आइडेंटिटी कैसी है, नॉर्म्स कैसी है, लैंग्वेजेस कैसी हैं, है ना। जो सोसाइटी है ये एक स्ट्रेटेजिक रैल्म है ना, ये एक स्ट्रेटेजिक रैल्म है, और ये जो सोसाइटी है ये एक ऐसा एक्टर है जो अपने इंटरेस्ट को बहुत रैशनली परस्यू करता है ना। आपकी हर सोसाइटी दूसरी सोसाइटी के साथ इंस्टीट्यूशन नहीं बना रही है, डिपेंड्स ऑन देयर सोशल वैल्यूज, देयर आइडेंटिटीज, देयर नॉर्म्स, देयर लैंग्वेजेस, है ना। तो और ये भी कहते हैं कि हर नेशन आइडेंटिटी आइडिएशन आइडिएशनल फैक्टर्स जैसे बिलीव हो गया, कल्चर हो गया, नॉर्मल हो गया, नॉर्म्स हो गया, उसको प्रायोरिटाइज करता है और कॉन्ट्रेरी टू मटेरियल रिसोर्सेज। तो यहाँ पे इनका ये भी कहना है कि मान लीजिए दो सोसाइटी है, उनके बीच में ज्यादा कांटेक्ट है ना। मान लीजिए आज के समय में ऐसा ही हो जाए कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो लोग हैं उनमें ज्यादा कांटेक्ट होने लगे, तो यहाँ पे ग्रेटर ट्रस्ट आ जाएगा, जहाँ पे शेयर, फिर उसके बाद शेयर्ड आइडेंटिटी आ जाएगी एंड अपने आप पीसफुल रिलेशंस होने लगेंगे, है ना। और जब सोसाइटीज के बीच में ज्यादा ग्रेट ट्रस्ट आ जाता है तो कॉन्फ्लिक्ट की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा कम हो जाती है, क्योंकि आप बॉर्डर के पार वाले इंसान को भी इंसान की तरह ही देखने लगते हैं। यहाँ पे इन कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच और सोशियोलॉजिकल लिबरलिज्म, नॉन स्टेट एक्टर्स को भी बहुत तवज्जो दी जाती है, जैसे कि एमनेस्टी इंटरनेशनल, ग्रीन पीस, रेड क्रॉस, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, दीज आर एमएनसीज, है ना, दीज आर एनजीओज। तो इनको भी तवज्जो दी जाती है। अब यहाँ पे कुछ फिलोसोफर्स हैं या फिर स्कॉलर्स हैं, उनके नाम भी डाल ही देना चाहिए। जॉन ब्रूटन कहते हैं कि जॉन ब्रूटन के हिसाब से जो कम्युनिकेशन है वो मिसअंडरस्टैंडिंग को रिड्यूस कर देती है। जेम्स करके जो फिलोसोफर हैं, जो भी उनका सरनेम है, ही सेज दैट ग्लोबल पॉलिटिक्स है ये आपका नॉन स्टेट एक्टर से ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड है। एंड एक एंड्रू लिंकलेटर है, इन्होंने ग्लोबल सिविल सोसाइटी के, एक ग्लोबल लेवल पे सिविल सोसाइटी है, इसका आइडिया दिया है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फंक्शनलिज्म। तो पोस्ट वर्ल्ड वॉर में पॉलिटिकल इंटीग्रेशन जो था ना वो डिफिकल्ट हो गया था, क्योंकि नेशनलिज्म बहुत बड़ा बढ़ गया था, हर कंट्री में नेशनलिज्म की भावना जाग रही थी। तो बहुत सारे फिलोसोफर्स बोल रहे कि अब कैसे आप इंटीग्रेट करोगे। तो आ, इसके आंसर में आपके आते हैं डेविड मित्रानी, ये भी याद रखो यार, प्यारा नेम है, डेविड मित्रानी। अकॉर्डिंग टू हिम, आप स्टेट्स को पॉलिटिकली यूनाइट करने का ट्राई मत करो, इनको टेक्निकल कोऑपरेशन पे ट्राई करो, है ना। तो डेविड मित्रानी का जो वर्क है, इसका नाम है वर्किंग पीस सिस्टम, जो कि आया है 1943 में। इनका मेन आइडिया है फॉर्म्स फॉलोज द फंक्शन, कि आप देखो कुछ भी जो फंक्शनली नेसेसरी चीज है उस पर आप एक इंस्टीट्यूट बना दो, है ना, कोई स्पेशलाइज्ड एजेंसी बना दो। यहाँ पे उनका होगा टेक्निकल कोऑपरेशन, कि कोई भी एक टेक्निकल चीज पे होगा, इसके बाद इनका ट्रस्ट बढ़ेगा और कोऑपरेशन की बहुत ज्यादा हैबिट भी बढ़ जाएगी, उसके कारण पीस बढ़ जाएगा। ये मत करो कि भाई आपको पॉलिटिकल इंटीग्रेशन ही चाहिए है ना, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन ही बनाने हैं। देयर कैन बी अ स्मॉल टेक्निकल इंस्टीट्यूट एंड दैट कैन हेल्प टू बिल्ड द ट्रस्ट, एंड उसके बाद हैबिट बन जाएगी एंड फिर पीस आ जाएगा। तो यहाँ पे इनका ये भी कहना है कि पॉलिटिक्स शुड फॉलो इकोनॉमिक एंड टेक्निकल इश्यूज। जो इकोनॉमिक और टेक्निकल इश्यूज रहते हैं, पहली बात तो ये कंट्रोवर्शियल कम रहते हैं, और जो एक्सपर्ट्स हैं वो आपकी प्रॉब्लम्स को ज्यादा बेटर तरीके से सॉल्व कर सकते हैं एज कम्पेयर टू पॉलिटिशियंस, क्योंकि पॉलिटिशियंस तो पॉलिटिक्स करेंगे, एक्सपर्ट्स जो है वो आपके सॉल्यूशन पे ज्यादा फोकस करेंगे। तो यहाँ पे इनका कहना है डेविड मित्रानी का, सबसे पहले आपको एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम उठाओ जो कि नॉन कंट्रोवर्शियल हो, है ना, और ट्रांसनेशनल हो, कि मतलब दो तीन नेशंस के बीच में या फिर दो ही नेशन के बीच में हो,
है ना। एंड उसके ऊपर तुम एक सिस्टम बना दो, एक इंस्टीट्यूट बना दो, क्रिएट अ वर्किंग पीस सिस्टम ऑन दिस। बट इसका क्रिटिसिज्म ये है कि ये आपके पॉलिटिक्स को इग्नोर कर रहा है। हर बार जरूरी नहीं है कि आपका टेक्निकल प्रॉब्लम्स पे भी आपके ऐसी चीजें हो पाए, सो इट इज इग्नोरिंग द पावर पॉलिटिक्स। एंड अ लॉट ऑफ टाइम नेशनल इंटरेस्ट जो रहता है ना, वो टेक्निकल कोऑपरेशन को ओवररिड कर देता है। जैसे कि एग्जांपल है कोविड वैक्सीन में भी नेशनलिज्म ले आए थे। कोविड तो इट्स अ वेरी टेक्निकल थिंग, इट वाज अ हेल्थ क्राइसिस, बट देयर वाज कोविड वैक्सीन नेशनलिज्म जो अपन ने देखा था। देन फिर आता है नियो फंक्शनलिज्म, अर्नेस्ट हास करके हैं, ये भी बड़े प्यारे बंदे हैं। इनने लाया था द यूनिटी ऑफ यूरोप जो 1958 में लाया है। इसका सेंट्रल आइडिया है कि इंटीग्रेशन है ना, जब भी आपका कुछ भी स्टेट्स का इंटीग्रेशन होता है, इट क्रिएट्स द प्रेशर। प्रेशर फॉर व्हाट? प्रेशर फॉर फर्दर इंटीग्रेशन। थोड़ा सा इंटीग्रेशन होगा, फिर उसके बाद और इंटीग्रेशन होगा। इसको ये कहते हैं स्पिल ओवर इफेक्ट। स्पिल ओवर इफेक्ट मान लीजिए फ्री ट्रेड हो रहा है दो कंट्रीज के बीच में, वहां पे कस्टम यूनियंस भी बनने लगेंगे, एक कॉमन मार्केट बन जाएगा। कॉमन मार्केट बनेगा तो मॉनेटरी यूनियन भी बनेंगे, पॉलिटिकल यूनियन भी बनेंगे, यहाँ पे कॉमन करेंसी भी आ सकती है। तो ये उसको कहते हैं कि स्पिल ओवर, धीरे 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 होके फ्री ट्रेड से पॉलिटिकल यूनियंस तक का सफर पूरा हो गया। अब ये जो स्पिल ओवर है वो कितने प्रकार का हो सकता है? एक हो सकता है फंक्शनल स्पिल ओवर, की एक जो पॉलिसी है उसके कारण एक ऐसी पॉलिसी बन रही है जो कि रिक्वायर्ड है ना। तो ये हो गया फंक्शनलिज्म। सिंगल मार्केट है, सिंगल मार्केट की तरह कारण कॉमन करेंसी बन गई। फिर होता है पॉलिटिकल स्पिल ओवर। मान लीजिए एक कंट्री है, वहां पे पॉलिटिकल इलीट्स हैं, तो वो ही डीपर इंटीग्रेशन को आपका सपोर्ट करने लगेंगे। वो ही कहेंगे कि भाई अब इकोनॉमिक इंटीग्रेशन हुआ है या फिर टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन हुआ है, सो नाउ मूव अ स्टेप अहेड। एक और होता है कल्टीवेटेड स्पिल ओवर, है ना, कि जहां पे आपको सुपर नेशनल इंस्टीट्यूट्स जो हैं, जो भी बने हैं, वो खुद एंकरेज करते हैं कि और भी इंटीग्रेशन हो। तो यहाँ पे फंक्शनल स्पिल ओवर हो सकता है कि एक पॉलिसी के बाद दूसरी पॉलिसी आ रही है। पॉलिटिकल स्पिल ओवर हो सकता है कि पॉलिटिकल इलीट ही चाह रहे हैं कि और इंटीग्रेशन हो। एंड कल्टीवेटेड स्पिल ओवर भी हो सकता है कि वो जो इंस्टीट्यूट है वो इटसेल्फ इज ट्राइंग कि आगे और कनेक्शंस लाइक इंटीग्रेशन हो सके। अब यहाँ पे एक और चीज आ जाती है, इलीट सोशलाइजेशन। इसके हिसाब से जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, बिजनेस ग्रुप्स हैं, सिविल सोसाइटी के लोग हैं, सिविल सर्वेंट्स हैं, उनकी लॉयल्टी भी ऐसे सिस्टम में धीरे धीरे बदलने लगेगी, फ्रॉम नेशन स्टेट टू रीजनल इंस्टीट्यूशंस। जो भी आप रीजनल इंस्टीट्यूट ला रहे हो, मान लीजिए सार्क, सार्क तो वैसे तो फेल्ड रीजनल इंस्टीट्यूट है, बट मान लीजिए अगर सार्क ऐसे काम कर रहा होता, तो धीरे धीरे जो पॉलिटिशियंस रहते हैं, जो बिजनेसमैन रहते हैं, इनकी लॉयल्टी एक देश को ना होकर सार्क को इन जनरल होती। अम, इसका क्रिटिसिज्म ये है कि ये मेनली आपका यूरोप में ही काम कर रहा है। आपको सार्क में, अफ्रीकन यूनियन में, एशियन जो एशियान है, वहां पे आपको ये लिमिटेड तौर पर ही काम करते हुए मिलेगा। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड दिस। देखो बहुत ज्यादा पूरा नॉलेज तो नहीं है इस वीडियो में, बट आई होप थोड़ा ऊपर ऊपर का ज्ञान मिल गया हो। जो ऐड करना है कर लो। इन केस यू वांट दीज notes, do contact me, I'll send you these notes. And in next video most probably we'll do realist theory. Thanks a lot, keep watching, follow me or whatever you want to do. Bye bye.